जब हौसला बना लिया ऊंची उड़ान का, जब हौसला बना लिया ऊंची उड़ान का, तो देखना फिजूल है कद आसमान का। हेलो दोस्तों, मैं जीके यादव स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल साइंस के सफर में। इससे पहले हम लोग लाइट का पार्ट 9 तक वीडियो देख चुके हैं और इसमें हम लोग को पार्ट 10 वीडियो देखना है। अभी तक आप पार्ट 1 से लेके पार्ट 9 तक का वीडियो नहीं देखे हैं तो इसी चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देखिए, पूरा वीडियो पड़ा हुआ है। ठीक है, उसको लाइन से देखिए और उसके बाद इस वीडियो को आकर देखिए। ठीक है, कुछ दिन 2-4 दिन आपका वीडियो नहीं आ पाया, कुछ प्रॉब्लम होने के कारण हम वीडियो आपका नहीं दे पाए थे। और उत्तल दर्पण में दिए वीडियो उसमें आधा वॉइस नहीं है। ठीक है, हम उसमें भी आपको बता देंगे। ठीक है, तो आज की क्लास में हम लोग को दर्पण का द्वारक पढ़ना है कि द्वारक क्या होता है, और समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब की विशेषताएं, अवतल उत्तल दर्पण का उपयोग। ठीक है, हाँ, अवतल उत्तल दर्पण का उपयोग, इस सब के बारे में आज के क्लास में हम लोग को जिक्र करना है। ठीक है, और चिन्ह परिपाटी, इतना चीज के बारे में आज हम लोग को पढ़ना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग को द्वारक के बारे में जानना है कि द्वारक क्या है, दर्पण का द्वारक क्या होता है। तो मान लीजिए ये कोई एक गोलीय दर्पण है, ये एक कोई एक क्या है, गोलीय दर्पण है। ये मेरे भाई ये क्या है, गोलीय दर्पण। ठीक है, ये एक गोलीय दर्पण है। तो गोलीय दर्पण, ये दर्पण का जो ये चौड़ाई है यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी क्या है, यहाँ से यहाँ तक इसकी क्या है, चौड़ाई। यहाँ से यहाँ तक इसकी चौड़ाई है। जितना ज्यादा इस तरह चौड़ा होगा उसका इतना ही द्वारक ज्यादा होगा। तो ये है दर्पण की चौड़ाई, अर्थात दर्पण के चौड़ाई को दर्पण का द्वारक कहते हैं। कोई पूछे कि दर्पण का द्वारक क्या है, तो दर्पण के चौड़ाई को दर्पण का क्या कहते हैं, द्वारक कहते हैं। दर्पण का क्या कहते हैं, द्वारक कहते हैं। ठीक है, दर्पण के चौड़ाई को दर्पण का द्वारक कहते हैं। दर्पण के चौड़ाई को दर्पण का द्वारक कहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। या दूसरे शब्द में आप बोले तो मान लीजिए एक कोई एक दर्पण है, ये एक दर्पण है। ठीक है, ये एक दर्पण है, तो ई गोलीय दर्पण के वृत्ताकार सीमा रेखा के व्यास को, व्यास है, गोलीय दर्पण के वृत्ताकार वृत्ताकार सीमा रेखा के व्यास को उसका द्वारक कहते हैं। क्या कहते हैं, द्वारक। तो द्वारक कोई पूछे तो द्वारक को आप दोनों शब्द में बोल सकते हैं कि द्वारक क्या है। एक नंबरिया में पूछा हुआ, इसको 2018 में मैट्रिक में पूछा हुआ था कि गोलीय दर्पण के वृत्ताकार सीमा रेखा के व्यास को क्या कहते हैं, तो बोलेंगे दर्पण का द्वारक कहते हैं। ठीक है, द्वारक बोलते हैं। ठीक है, तो याद रखना होगा आपको कि गोलीय दर्पण के वृत्ताकार सीमा रेखा के व्यास को द्वारक कहते हैं, या दूसरे शब्द में दर्पण के चौड़ाई को, दर्पण के चौड़ाई को इसका क्या कहा जाता है, द्वारक। आया समझ में। तो द्वारक का वही परिभाषा लिखे हुए हैं कि द्वारक क्या है। देखिए, दर्पण के चौड़ाई को दर्पण का द्वारक कहते हैं। दर्पण के चौड़ाई को दर्पण का द्वारक कहते हैं। या दूसरे शब्द में, दूसरे शब्द में क्या लिखे, गोलीय दर्पण के वृत्ताकार, गोलीय दर्पण के वृत्ताकार वृत्ताकार सीमा रेखा के व्यास को, सीमा रेखा के व्यास को इसका द्वारक कहते हैं। ठीक है, आया समझ में। तो इतना तक आपको समझ में आ गया। इसको पूछ सकता है ऑब्जेक्टिव में, गोलीय दर्पण के वृत्ताकार सीमा रेखा के व्यास को क्या कहते हैं, तो दर्पण का द्वारक कहते हैं। दर्पण का क्या कहते हैं, द्वारक। अब हम लोग को पढ़ना है कि समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब की विशेषताएं। तो आइए उसको देखते हैं कि समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब की विशेषताएं क्या है। यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है, तो आइए उसको हम लोग देखते हैं कि समतल दर्पण में। तो सबसे पहले हम एक यहाँ पे क्या बना लिए हैं, समतल दर्पण। यहाँ पे मान लीजिए कोई एक वस्तु है, ऑब्जेक्ट है यहाँ पे। इस वस्तु से सबसे पहले इस दर्पण पर एक क्या भेजेंगे, प्रकाशीय किरण। ठीक है, एक प्रकाशीय किरण इस दर्पण पर भेजे, भेजे तो एक प्रकाशीय किरण इधर गया तो टकरा के क्या होगा, इधर लौट जाएगा। ये टकरा के इधर लौटेगा। ठीक है, ये टकरा के इधर लौटेगा, तो ये टकरा के इधर लौट गया। तो देखिए, यहाँ से आया और टकरा के इधर लौटा। फिर एक दूसरा प्रकाशीय किरण समतल दर्पण पर लंबवत आपतित कराएंगे इसी वस्तु से। तो वस्तु से समतल दर्पण पर लंबवत आने वाली प्रकाशीय किरणें जिस पथ से आती है उसी पथ से वापस क्या हो जाती है, लौट जाती है। अब इसको पीछे ले चलते हैं, इस किरण को हम पीछे लेके थोड़ा चलते हैं। तो पीछे लेके जाएंगे तो देखेंगे कि आगे पीछे ले चल रहे हैं। चलिए, तो पीछे ले जाना है दर्पण के पीछे, तो आभासी ले जाएंगे, डॉट से ले जाएंगे। ठीक है, डॉट से ले गए और इसको भी हम पीछे कर रहे हैं। इसको भी क्या क्या कर रहे हैं, पीछे कर रहे हैं। ठीक है, इसको भी पीछे करेंगे। इसको थोड़ा सा यहाँ से ले चलते हैं, इस तरह से जाएगा। ठीक है, इस तरह से
यहाँ से, हाँ अब हुआ, समतल दर्पण पे ही कोई लंबवत प्रकाशीय किरण आया, जिस पथ से आएगा उसी पथ से वापस लौट जाएगा। अब ये प्रकाशीय किरण इधर से इस तरह से जाएगा, ठीक है, इस तरह से ही इधर जा रहा है। तो अब देखिए क्या करते हैं, इस प्रकाशीय पथ को भी, किरण को भी हम पीछे ले चलते हैं, पीछे, पीछे ले गए, ले गए, और इस प्रकाश की किरण को भी पीछे ले आए। तो हम देखेंगे कि यहाँ पे इस वस्तु का क्या बन रहा है, इमेज। यहाँ पे दो परावर्तित किरण एक दूसरे को काट रही है, तो यहाँ पे इस वस्तु का क्या बन रहा है, यहाँ पे इमेज, प्रतिबिंब बना, प्रतिबिंब बना। तो यही आपका प्रतिबिंब बना। तो प्रतिबिंब इसमें समान साइज का बनेगा, जितना बड़ा वस्तु उतना ही बड़ा क्या, प्रतिबिंब। आपको थोड़ा सा यहाँ छोटा दिख रहा होगा, लेकिन ये एक्चुअली में क्या होता है, ये बराबर होता है। जितना दूरी पर वस्तु रखेंगे उतना ही दूरी पे क्या बनेगा, प्रतिबिंब। जितना दूरी पर वस्तु होगा उतना ही दूरी पे क्या बनेगा, इसका प्रतिबिंब। तो देखिए, ध्यान से देखिए, ठीक है, जितना दूरी पर वस्तु को रखेंगे उतना ही दूरी पे प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है। हाँ, वीडियो रुका हुआ। तो यहाँ पे इस वस्तु का क्या बन रहा है, प्रतिबिंब। तो यहाँ से इसी को देख के हम लोग कोई प्रतिबिंब के बारे में क्या कर देना है, लिख देना है। पूछेगा कि समतल दर्पण के बारे में, तो देखिए समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बना वो दर्पण के कहाँ बना है, पीछे बना है। दर्पण के कहाँ बना है, पीछे बना है। कैसा बना है, तो काल्पनिक बना है, ठीक है, काल्पनिक बना है, सीधा बना है, वस्तु के बराबर। जितना बड़का वस्तु उतना ही बड़का क्या बना है, प्रतिबिंब। तो कोई पूछे कि समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब की विशेषता बताइए, तो समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब की विशेषता में हम क्या क्या लिखेंगे, देखिए, लिखेंगे समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब की विशेषताएं निम्नलिखित है। क्या लिखेंगे, समतल, समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब, प्रतिबिंब, प्रतिबिंब की विशेषताएं, विशेषताएं निम्नलिखित है। समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब की विशेषताएं निम्नलिखित है, ठीक है, लिखेंगे निम्नलिखित है, निम्नलिखित है, ठीक है। अब क्या करेंगे, एक में लिखेंगे। एक में क्या लिखेंगे कि समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब हमेशा काल्पनिक होता है। काल्पनिक है, काल्पनिक होता है, अर्थात इसे पर्दे पर नहीं उतारा जा सकता है। क्या लिखेंगे, समतल दर्पण में, समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब, प्रतिबिंब हमेशा काल्पनिक होता है, हमेशा काल्पनिक होता है। हमेशा कैसा होता है, काल्पनिक होता है, होता है, होता है, अर्थात, अर्थात इसे पर्दे पर नहीं उतारा जा सकता है। हम आपको बताए हैं कि प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा जा सकता है, लेकिन काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दे पर नहीं उतारा जा सकता, अर्थात इसे पर्दे पर, पर्दे पर नहीं उतारा जा सकता है, नहीं उतारा जा सकता है, ठीक है, नहीं उतारा जा सकता। नेक्स्ट, तीसरा क्या लिखेंगे कि समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब हमेशा सीधा होती है। कैसे होती है, सीधा। समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब, प्रतिबिंब हमेशा सीधा होती है, हमेशा कैसा होती है, सीधा, सीधा होती है, ठीक है। नेक्स्ट, तीसरा क्या लिखेंगे, तीसरा कि समतल दर्पण में वस्तु दूरी, दर्पण से वस्तु की दूरी, यहाँ पे वस्तु है, ऑब्जेक्ट, वस्तु दूरी जितना होगा उधर इसका प्रतिबिंब दूरी भी उतना ही होगा। अर्थात समतल दर्पण में वस्तु दूरी और प्रतिबिंब दूरी दोनों आपस में बराबर होता है, योग बराबर भी होता है। लिख सकते हैं कि समतल दर्पण में जितना दूरी पर वस्तु को रखते हैं उतना ही दूरी पर उसका पीछे क्या बनता है, प्रतिबिंब बनता है। अगर इन्हें 5 सेंटीमीटर का वस्तु पर रखे, 5 सेंटीमीटर की दूरी पे, तो दर्पण के उस साइड काल्पनिक बनेगा कितना सेंटीमीटर पे, 5 सेंटीमीटर पे, ठीक है। तो यही बात है, समतल दर्पण में वस्तु दूरी, वस्तु दूरी तथा वस्तु दूरी, वस्तु दूरी को किससे सूचित करते हैं, यू से,
वस्तु दूरी u तथा प्रतिबिंब दूरी दोनों आपस में बराबर होते हैं, दोनों आपस में बराबर होते हैं, ठीक है। अर्थात में इसमें भी क्या लिख सकते हैं, u बराबर v, दोनों बराबर हो गया। नेक्स्ट तीसरा क्या, हाँ चौथा क्या लिख सकते हैं कि समतल दर्पण में वस्तु की ऊंचाई और प्रतिबिंब की ऊंचाई क्या होती है, बराबर होती है। समतल दर्पण में वस्तु की ऊंचाई और प्रतिबिंब की ऊंचाई दोनों आपस में बराबर होता है, तो इसको लिख सकते हैं। और हाँ, तो इतना पॉइंट, एक पॉइंट और लिख देते हैं कि समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब पार्श्विक रूप से उल्टा होती है। कैसी होती है, उल्टा होती है, मतलब वस्तु का दायां भाग प्रतिबिंब का बायां भाग बन जाता है, प्रतिबिंब का बायां भाग वस्तु का दायां भाग। मतलब समतल दर्पण के पास अगर आप बैठ के दायां हाथ खाइएगा तो इसमें मिरर में लौकेगा कि बायां हाथ खा रहा है, ठीक है। आप समतल दर्पण कोई है, ये समतल दर्पण है और इस समतल दर्पण के पास ऐसे आर लिख के लीजिएगा तो इसमें उल्टा आर ऐसे बनेगा, इसी को बोलते हैं पार्श्विक विस्थापन। अगर पी लिख के ऐसे लीजिएगा तो उसमें पी ऐसे बनेगा, ठीक है। अर्थात पार्श्विक रूप से क्या होता है, उल्टा बनता है। समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब कैसा होता है, पार्श्विक रूप से उल्टा होता है। तो इतना चीज आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। सबसे पहले तुम आपसे पूछ सकता है ये क्वेश्चन कि समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब की विशेषता बताइए, तो बोलेंगे कि समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब हमेशा काल्पनिक होता है। हाँ, हमेशा काल्पनिक होता है, अर्थात इसे पर्दे पर नहीं उतारा जा सकता है। हाँ, और काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है, में वस्तु जितना बड़का होगा उतनी बड़का क्या बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा, मतलब वस्तु के बराबर प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। काल्पनिक सीधा और वस्तु के बराबर प्रतिबिंब बनता है। पूछे कोई कि समतल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है, तो बोलेंगे कि समतल दर्पण जो है, समतल दर्पण में हमेशा काल्पनिक सीधा तथा वस्तु के बराबर प्रतिबिंब बनता है, जितना बड़ा वस्तु उतना ही बड़ा क्या बनेगा, प्रतिबिंब, ठीक है। तो इतना तक आपको समझ में आ गया कि समतल दर्पण जो है वो हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है, ठीक है। हाँ, काल्पनिक बनाता है, इनमें वस्तु दूरी या प्रतिबिंब दूरी दोनों आपस में क्या होता है, बराबर होता है। जितना दूरी पर वस्तु को रखेंगे उसकी उस साइड उतना ही दूरी पर क्या बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है। हाँ, प्रतिबिंब बनता हुआ क्या होगा, प्रतीत होगा। तो आपको ये समझ में आ गया होगा, आप इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए, इसको अच्छा से लिख लीजिएगा, ठीक है। अब हम लोग को आगे आते हैं अवतल और उत्तल दर्पण का उपयोग, ठीक है। अवतल और उत्तल दर्पण का उपयोग यहाँ से आप समझ गए। हाँ, एक बात और है, आपसे समतल दर्पण के बारे में पूछा जा सकता है कि समतल दर्पण का फोकस दूरी, तो आपको बताया, शायद पहला वीडियो में बताया हुआ है, नहीं भी बताया तो जान लीजिए कि समतल दर्पण की फोकस दूरी तो क्या मानी जाती है। समतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है, समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत मानी जाती है। क्या मानी जाती है, अनंत। और वक्रता त्रिज्या भी पूछे तो वक्रता त्रिज्या भी बोलेंगे कि क्या होती है, अनंत तक मानी जाती है, अनंत तक, ठीक है। वक्रता त्रिज्या बोले तो आर और फोकस बोले तो एफ, छोटा एफ, फोकस दूरी, ये दोनों क्या होती है, अनंत होती है, ठीक है। आया इतना तक समझ में। अब इतना तक आपको समझ में आ गया तो समतल दर्पण से रिलेटेड एक क्वेश्चन और पूछता है यहाँ कि सबसे अच्छा परावर्तक किसे कहा जाता है, तो समतल दर्पण को कहा जाता है, ठीक है। समतल दर्पण को सबसे अच्छा परावर्तक कहते हैं। अब आगे हम लोग को देखना है कि समतल दर्पण से रिलेटेड कुछ और क्वेश्चन, जैसे हाँ, समतल दर्पण जो है, ये समतल दर्पण, ये इतना आप नोट कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं। इससे कुछ और क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि समतल दर्पण है, ठीक है, समतल दर्पण है और कोई यहाँ पे समतल दर्पण है, तो क्या होगा, ध्यान से सुनिएगा। जैसे यहाँ पे कोई समतल दर्पण है, तो इस समतल दर्पण
यहाँ पे स्थित है और इस समतल दर्पण की ओर कोई यहाँ बालक है, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, एक समतल दर्पण, समतल दर्पण, यहाँ पे एक समतल दर्पण और यहाँ पे कोई बालक है, ठीक है, कोई बालक है, कोई आदमी है। हाँ, अब मान लीजिए ये आप ही है या कोई है, आप नहीं है, कोई है, ठीक है। और इधर से बालक क्या हो रहा है कि एक बालक है, बालक, एक बालक समतल दर्पण की ओर, ठीक है, समतल दर्पण की ओर x मीटर प्रति सेकंड की वेग से दौड़ रहा है, x मीटर, x, हाँ, x मीटर प्रति सेकंड की वेग से दौड़ रहा है, x मीटर प्रति सेकंड की वेग से दौड़ रहा है, तो उसका प्रतिबिंब कितना बनेगा, तो इसका प्रतिबिंब इधर पीछे x मीटर प्रति सेकंड की वेग से 2x प्रति मीटर प्रति सेकंड के वेग से इसके ओर आएगा, ठीक है। तो कोई पूछे कि हाँ, अर्थात इधर भी बनेगा x पर और x पूरा जोड़ देंगे तो x और x कितना हो जाएगा, 2x, तो यहाँ पे 2x मीटर प्रति सेकंड इस वस्तु का, ये व्यक्ति का, बालक का स्पीड बुझाएगा, ठीक है। ये बात आप समझिए, यदि कोई समतल दर्पण है, उधर हम x मीटर प्रति सेकंड की वेग से दौड़ेंगे तो हमारा प्रतिबिंब 2x मीटर प्रति सेकंड के वेग से बनेगा। अगर मान लीजिए हम 10 मीटर प्रति सेकंड के वेग से एक समतल दर्पण की ओर दौड़ेंगे तो मेरा प्रतिबिंब कितना हो जाएगा, 20 मीटर प्रति सेकंड के वेग से बनता हुआ प्रतीत होगा, ठीक है, दुगुना हो जाता है, क्या हो जाता है, दुगुना। तो ये एक बात आपको याद कर लेना है, यदि कोई वस्तु समतल दर्पण या कोई व्यक्ति समतल दर्पण की ओर x मीटर प्रति सेकंड की वेग से दौड़ता हुआ जाता है तो उसका प्रतिबिंब 2x मीटर प्रति सेकंड की वेग से बनेता हुआ प्रतीत होगा, ठीक है, ठीक है, इतना तक आ गया। तो इसको आप एगो समझ गए, ये पहला एक बात हुआ। दूसरा बात एक और है, क्या कि समतल दर्पण जो है, समतल दर्पण, हाँ, दो समानांतर समतल दर्पण, दो गो समतल दर्पण है, एगो इधर है एगो इधर, ये दोनों एक दूसरे के समांतर रखल गए, एगो यहाँ रखल है एगो ई, तो इनके बीच अगर कोई वस्तु है तो इसका कितना फोटो बनेगा, तो इसका अनंत बनेगा, इसका कितना फोटो बनेगा, अनंत, इसका कितना फोटो बनेगा, अनंत, क्योंकि इस दर्पण के बीच अभी कुछ कोण नहीं बना, दो रेखा एक दूसरे के समांतर हो तो उनके बीच कितना डिग्री का कोण बनता है, 0 डिग्री का। ये दोनों दर्पण समांतर है तो इनके बीच 0 डिग्री का कोण बनेगा, और 0 डिग्री का कोण बनेगा तो प्रतिबिंब यहाँ हो जाएगा अनंत, क्या बनेगा, अनंत, ठीक है। ये कोई व्यक्ति है, इसका फोटो कितना बनेगा, अनंत। दो समांतर समतल दर्पण के बीच रखी कोई वस्तु या कोई व्यक्ति कोई भी हो तो उसका कितना प्रतिबिंब बनेगा, अनंत। तो ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इतना ये आप समझ गए। अब आगे बढ़ते हैं, ये दोनों को हम लोग लिख लेते हैं, ठीक है, और इतना तक आपको समझ में आ गया, ठीक है, इतना तक समझ में आपको आ गया कि पहला हम आपको ई बताए हैं, इसको आप जी स्टार में नोट करके लिखिए, अच्छा से इसको नोट करके लिखना है। पहला क्या कि यदि कोई वस्तु या उसमें कर देंगे व्यक्ति समतल दर्पण की ओर, समतल दर्पण की ओर x मीटर प्रति सेकंड की वेग से दौड़ता है तो उसका प्रतिबिंब 2x मीटर प्रति सेकंड के वेग से बनेगा, हाँ, 2x मीटर प्रति सेकंड के वेग से बनेगा। आया इतना तक समझ में। अब एक और हम आपको बताए हैं जिसको भी नोट कर लेना, क्या दूसरा क्या बताया है कि दो समांतर समतल दर्पण के बीच स्थित किसी स्थित किसी वस्तु का अनंत प्रतिबिंब बनता है, अनंत प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। दो समतल दर्पण एक दूसरे के समांतर, जैसे आप सैलून वगैरह में गए होंगे तो सैलून में देखिएगा कि बहुत सारा मिरर लगाया रहता है, ठीक है, तो वहां पे आप देखिएगा कि आप एक बीच में खड़ा रहिएगा तो आपका कई सभी मिरर में आपका फोटो बनता हुआ नजर आएगा, तो वहाँ पे आपका अनंत
फोटो बनेगा। ठीक है, अगर सब समांतर क्रम में एक दूसरे का अगर लगाया हुआ मिरर हो तो आपका वहां पे कितना फोटो बनेगा? अनंत। कितना फोटो बनेगा? अनंत फोटो बनेगा। ठीक है, आपका वहां पे अनंत फोटो बन सकता है। तो ये है, आप इसको याद रखिएगा कि यदि कोई कोई वस्तु समतल दर्पण की ओर x मीटर प्रति सेकंड के वेग से दौड़े तो उसका प्रतिबिंब कितना? 2x मीटर प्रति, मतलब हम अगर 5 मीटर प्रति सेकंड के वेग से दौड़ेंगे तो प्रतिबिंब मेरा कितना से दौड़ जाएगा? 10 मीटर, दुगुना। ठीक है, बहुत स्पीड में बनता है समतल दर्पण में प्रतिबिंब। ठीक है, समतल दर्पण के पास बैठ के खाना खाएंगे दाहिने हाथे तो उसमें खाएगा किस हाथे? बाएं हाथे। ठीक है, इस तरह होता है, आप इसको घर पे करके देखिएगा। ठीक है, हाँ, कान पकड़िएगा इस तरह से, कान पकड़िएगा इस तरह से पकड़ के देखिएगा। हम दाहिना हाथ से बायां कान पकड़े हैं, आप बायां हाथ से दाहिना कान, लेकिन ओ में लगेगा कि दाहिना हाथ से दाहिना कान को पकड़े हैं, आप बायां हाथ से, इस उल्टा लगेगा। ठीक है, आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो ये पार्श्विक रूप से उल्टा बनता है। तो ये भी बात आप समझ गए। अब कुछ समतल दर्पण से रिलेटेड एक दो और क्वेश्चन आएगा। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए। एक दो क्वेश्चन और पूछा जा सकता है क्या, कि यहाँ पे ये क्वेश्चन कि दो समतल दर्पण, ठीक है, ऐसे दो समतल दर्पण के दो समतल दर्पण, ठीक है, हाँ, देखिए दो समतल दर्पण एक दूसरे के साथ, ऐसे हम इसको ऑब्जेक्टिव में करा देंगे। ठीक है, जब हम कराएंगे इसका ऑब्जेक्टिव पार्ट का तो उस समय इसको बता देंगे, छोटा सा है। आते हैं हम लोग अवतल और उत्तल दर्पण के उपयोग। ठीक है, अवतल दर्पण के उपयोग, तो आइए अब हम लोग को पढ़ना है अवतल दर्पण का उपयोग। क्या पढ़ना है? अवतल दर्पण का उपयोग। यूज ऑफ कॉनकेव मिरर, यूज ऑफ कॉनकेव मिरर। ठीक है, अवतल दर्पण का उपयोग, अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ कहाँ है? तो आप अवतल दर्पण में देखें कि प्रतिबिंब अवतल दर्पण में कहाँ कहाँ बन रहा था, बताइए। तो आप देखें कि अवतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बन रहा था वह वास्तविक काल्पनिक दोनों बन रहा था। ठीक है, बड़ा भी बन रहा था, छोटा भी, सभी प्रकार का प्रतिबिंब किस दर्पण में बन सकता है? तो बोलेंगे कौन दर्पण। अभी हम आपको दर्पण से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछताछ कर लेते हैं आपसे। जैसे पहला आपसे पूछेगा कि कौन ऐसा दर्पण है, देखिए, जो हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है? तो आप बोलेंगे समऊ, समऊ। समऊ मतलब क्या? सम से समतल, समतल, आ उ से उत्तल। हाँ, उत्तल। ये कब बोलेंगे? जब कहे हमेशा काल्पनिक, बोले हमेशा काल्पनिक। क्या बोलेगा? हमेशा काल्पनिक, तभी नाम लेंगे। ये नहीं कि धड़ल्ले से बोल देंगे। ऐसे बोले कि हमेशा हटा के कौन ऐसा दर्पण है जो काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है? तो समतल, उत्तल, अवतल, सब, सभी प्रतिबिंब काल्पनिक बनाता है। देखे, समतल भी बना रहा है, उत्तल भी बना रहा है, अवतल भी बना रहा है एक जगह। ठीक है, एक जगह जब ध्रुव और फोकस के बीच रखे थे तो उसमें भी काल्पनिक बन रहा था, दर्पण के पीछे आवर्धित प्रतिबिंब बना रहा था। तो यहाँ से एक क्वेश्चन यहाँ पे तीन वही पूछता है, बहुत झकास झकास क्वेश्चन है ये। पूछेगा कौन सा ऐसा दर्पण है जो किसी वस्तु का काल्पनिक काल्पनिक सीधा तथा बड़ा प्रतिबिंब बनाता है। बड़ा बोले तो आवर्धित, आवर्धित प्रतिबिंब बनाता है। तो आवर्धित बनाता है तो हम नाम लेंगे कौन दर्पण? अवतल दर्पण। कौन दर्पण? अवतल दर्पण, अवतल, अवतल, अवतल दर्पण। ठीक है, अवतल दर्पण बोलेंगे। लेकिन फिर इस यही का क्वेश्चन रहेगा, कौन ऐसा दर्पण है जो किसी वस्तु का काल्पनिक सीधा, ठीक है, तथा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनाता है। छोटा, तब हम बोलेंगे वस्तु से छोटा, तो छोटा बोले तब हम बोलेंगे कौन दर्पण? उत्तल दर्पण। कौन दर्पण? उत्तल दर्पण। ठीक है, उत्तल दर्पण का नाम लेंगे। फिर अगर यहाँ पे इस तरह से पूछ दे कि कौन ऐसा दर्पण है जो किसी वस्तु का, हाँ, काल्पनिक काल्पनिक कोमा सीधा, देखिए सब क्वेश्चन एक ही लग रहा है, तथा वस्तु के तथा वस्तु के वस्तु के बराबर
बराबर प्रतिबिंब बनाता है तो अब बोलेंगे समतल। देखिए तीनों दर्पण का बात आ गया, समतल दर्पण। ये तीनों क्वेश्चन बड़ा कंफ्यूजन उत्पन्न करता है। अगर आप मन से नहीं पढ़ते हैं तो ये तीनों क्वेश्चन आपको बार बार परेशान करेगा और एग्जाम में खूब आता है ये क्वेश्चन, ठीक है। बहुत बार पूछा हुआ है ये सब क्वेश्चन, पॉपुलर क्वेश्चन है और एग्जाम में आपका 100% ये सब क्वेश्चन आने की संभावना रहती है, ठीक है। तो ये सब क्वेश्चन को इग्नोर नहीं करना है, अच्छा से पढ़ते रहना है और नोट्स एक बनाते रहना है, ठीक है। पूरा अच्छा से पूछे कौन ऐसा दर्पण है जो काल्पनिक सीधा तथा वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनाता है, तो अवतल दर्पण। फिर कौन ऐसा दर्पण है जो काल्पनिक सीधा और वस्तु के से छोटा बनाता है, तो उत्तल दर्पण। और कौन ऐसा दर्पण जो काल्पनिक सीधा तथा वस्तु के बराबर बनाता है, तो कौन, समतल दर्पण। अतः कौन ऐसा दर्पण है जो काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है, तो अवतल, उत्तल, समतल तीनों। कौन ऐसा दर्पण है जो हमेशा काल्पनिक बनाता है, तो समतल, उत्तल, ठीक है। हाँ, कौन ऐसा दर्पण है जो वास्तविक काल्पनिक दोनों प्रतिबिंब बनाता है, तो अवतल। कौन दर्पण, अवतल, ठीक है। कौन ऐसा दर्पण है जो सभी प्रकार का प्रतिबिंब बनाता है, अवतल, ठीक है। इतना बात आपको 100% याद रहना चाहिए। तो आइए अब हम लोग अवतल दर्पण के उपयोग को देख लेते हैं कि अवतल दर्पण का क्या उपयोग है, ठीक है। आइए जब अब हम लोग को इसके बाद अवतल दर्पण का क्या पढ़ना है, उपयोग। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट में इंपॉर्टेंट है। अवतल उत्तल दर्पण का उपयोग खूब पूछता है एग्जाम में, इसको छोड़ना नहीं है, ठीक है। अच्छा से पढ़ना है और इसको 100% क्लियर कर लेना है, ठीक है। वीडियो को ध्यान से देखिए। चलिए, अभी तक आप इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो कृपया लाइक कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए, ठीक है। आपका जो भी पार्टनर, दोस्त, मित्र, रिलेशन का कोई भी व्यक्ति हो, अगर वो 10th क्लास का तैयारी कर रहा है, ठीक है, हाँ, या कर रही है, तो आप उनको ये वीडियो जरूर शेयर कीजिए ताकि वो भी देखें, ठीक है। हाँ चलिए, तो समतल दर्पण का उपयोग बताइए। तो समतल दर्पण का उपयोग बोलेंगे कि समतल दर्पण का निम्नलिखित उपयोग है। क्या बोलेंगे, समतल, समतल लिखने भी आना चाहिए, ठीक है। समतल, सॉरी, अवतल दर्पण का निम्नलिखित उपयोग है। अवतल दर्पण का निम्नलिखित उपयोग है। निम्नलिखित, निम्नलिखित उपयोग है। उपयोग से क्वेश्चन पूछता ही है, ठीक है। उपयोग है, एक में आइए देखिए, एक में पूछे बोलेंगे कि समतल दर्पण का अवतल दर्पण का उपयोग, हाँ, अवतल दर्पण का उपयोग बस, ट्रक, कार इत्यादि वाहनों के, हाँ, इत्यादि वाहनों के हेडलाइट में किया जाता है। हेडलाइट समझ रहे हैं, गाड़िया के जो आगे लगा रहता है ना, देखे हैं ट्रक व्रक जाता है तो रात में बत्तियां जलता है, वो है हेडलाइट ना, समझे हेडलाइट। भाई देखिए, भाई बस हो गया ट्रक, हाई ट्रक है तो हेलंग दू बत्तियां रहता है बड़का, यही में लगा रहता है कौन दर्पण, अवतल दर्पण। ये बत्ती हेंगा हो गया, आई बत्तिया को जब अगर हेंगा फोड़ दीजिएगा, देखिएगा हेने एगो तार लगा रहता है कौन दर्पण, अवतल दर्पण। एक बॉल जलता है, सब प्रकाश को एक जगह बिटोर के फेंकता है, जिसके कारण कोई भी वस्तु, कोई भी ड्राइवर जो है आसानी से गाड़ी को क्या कर पाता है, चला पाता है। तो ये पूछेगा तो ये पहला बोलेंगे कि अवतल दर्पण का उपयोग, अवतल, अवतल दर्पण, हाँ, अवतल दर्पण का उपयोग, इसका उपयोग, उपयोग बस, ट्रक, कार इत्यादि, इत्यादि वाहनों के हेडलाइट में किया जाता है, ठीक है। अग्रदीप में का किया जाता है, ठीक है। अग्रदीप उसी को बोलते हैं, हेडलाइट को हिंदी में बोलते हैं अग्रदीप। तो इसका उपयोग बस, ट्रक, कार इत्यादि वाहनों के, वाहनों के इत्यादि वाहनों के हेडलाइट में किया जाता है। क्या चीज में, हेडलाइट, हेडलाइट में किया जाता है, किया जाता है, ठीक है। ये पहला हो गया। अब दूसरा क्या लिखेंगे, दूसरा, ये पहला उपयोग हो गया, पूछेगा कि अवतल दर्पण का उपयोग बताइए, तो बोलेंगे बस, ट्रक, कार इत्यादि वाहनों के हेडलाइट में किया जाता है। दूसरा, दूसरा क्या बोलेंगे कि अवतल दर्पण का उपयोग सर्च लाइट में किया जाता है। कहाँ किया जाता है, सर्च लाइट में किया जाता है, ठीक है। सर्च लाइट जो माथा पे इस तरह से रहता है, सर्च लाइट, जिसको करके कोई यहाँ पे पहन के कोई चीज को सर्च करते हैं, खोजते हैं, ठीक है, तो उसको सर्च लाइट बोलते हैं। तो बोल देंगे
कि क्यों सर्च लाइट में किया जाता है, क्योंकि उत्तल दर्पण अवतल दर्पण जो है प्रकाश को एकत्रित करता है, प्रकाश को क्या करता है, एकत्रित करता है, बिटोरता है, जिसके कारण आप देखे होंगे कि सर्च लाइट यहाँ पे लगाकर, ठीक है, सर्च लाइट यहाँ पे लगाकर और गुफा वगैरह में गए तो एक जगह प्रकाश के जंगल वगैरह में, तो प्रकाश वगैरह को क्या कर सकते हैं, वहाँ पे बढ़िया से एक जगह कर सकते हैं, माथा में भी लगाता है लोग, ऐसे भी यूज उसका होता है, तो प्रकाश को एकत्रित करता है इसलिए। तो दूसरा बोल देंगे कि इसका उपयोग सर्च लाइट में किया जाता है, सर्च लाइट में किया जाता है, सर्च लाइट में किया जाता है। चलिए, तो ये आप समझ गए कि सर्च लाइट में पूछेगा किस दर्पण का उपयोग, बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है। सर्च लाइट में किस दर्पण का उपयोग करते हैं, अवतल दर्पण। सर्च लाइट में कौन दर्पण, अवतल दर्पण, ठीक है, सर्च लाइट में अवतल दर्पण का उपयोग किया करते हैं। इसके अलावा लैंप, लैंप देखते हैं, हाँ, टेबल लैंप जो जला के इस तरह से पढ़ते हैं टेबल पे, इस तरह से जला के जो पढ़ते हैं उसमें टेबल लैंप में भी यही लगा रहता है, टेबल लैंप, टेबल लैंप में भी यही लगा रहता है, टेबल लैंप में, ठीक है, टेबल लैंप में यही लगा रहता है आपका कौन दर्पण, टेबल लैंप, लैंप लिखते हैं, टेबल लैंप में भी यही लगा रहता है कौन दर्पण, तो आपका अवतल दर्पण। नेक्स्ट तीसरा में हम लोग आते हैं, तीसरा क्या है, तो बोलेंगे कि अवतल दर्पण का उपयोग, अवतल दर्पण का उपयोग बहुत बार पूछा है, अवतल दर्पण का उपयोग हजामती दर्पण के रूप में किया जाता है, अर्थात दाढ़ी बनाने में किया जाता है। पूछेगा अवतल दर्पण का उपयोग, हाँ, अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ किया जाता है, तो अवतल दर्पण का उपयोग हजामती दर्पण के रूप में किया जाता है, अर्थात दाढ़ी बनाने में पूछता है कौन दर्पण का उपयोग करते हैं, दाढ़ी बनाते हैं तो कौन दर्पण, तो अवतल दर्पण, दाढ़ी बनाते हैं तो कौन दर्पण, अवतल दर्पण। आप बोलिएगा कहाँ हम देखते हैं अवतल दर्पण, यहाँ लोग बचाता है पैसा, बिहार में तो कुछ भी होता है, ठीक है, यहाँ पे क्या करता है लोग, किसी से काम चला लेता है, ठीक है, काम चला लेता है बस। लेकिन अवतल दर्पण जो है, अवतल दर्पण से दाढ़ी बहुत अच्छा से बन सकता है, क्यों, क्योंकि अवतल दर्पण किसी वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनाता है, जब ध्रुव और फोकस के बीच स्थित वस्तु को रख दे इतना पास में लेके, तो बड़ा प्रतिबिंब बनाएगा, जिसका छोटे छोटे बाल भी बड़ा दिखाई देगा, तो आसानी से दाढ़ी को बना सकते हैं। लेकिन समतल दर्पण तो बराबर बनाता है, इसीलिए उतना अच्छा नहीं होता है, लेकिन काम चलने के लिए यहाँ पे जो भी मार्केट में आप देखिएगा समतल दर्पण लोग लगा के रखा है, लेकिन एक्चुअली में दाढ़ी बनाने में ओरिजिनल जो है किसका यूज किया जाता है, अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। कोई पूछे कि दाढ़ी बनाने में किस दर्पण, इसको बहुत बार 5 से 7 बार इस क्वेश्चन को पूछा है, दाढ़ी बनाने में किस दर्पण का उपयोग करते हैं, अवतल दर्पण, ठीक है। तो अगला हो जाएगा कि दाढ़ी, इसका उपयोग उपयोग हजामती दर्पण, हजामती हजामती दर्पण के रूप में किया जाता है, इसका हजामती दर्पण के रूप में किया जाता है। हजामती दर्पण के रूप में किस दर्पण का उपयोग करते हैं, तो बोलेंगे अवतल दर्पण, ठीक है, हजामती दर्पण के रूप में किया जाता है। इसके अलावा अवतल दर्पण का उपयोग, अवतल दर्पण तो आप जान रहे हैं कि किसी वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनाता है, जिसके कारण कभी आप दांत के डॉक्टर के या गला के डॉक्टर, ठीक है, या नाक के डॉक्टर के पास जाइए, दांत, नाक, गला, इस सब के डॉक्टर के पास जाइए, तो डॉक्टर आपका मुंह खुलवाएगा और एक अवतल दर्पण लेके आएगा, अवतल दर्पण से आपके दांत को देखेगा या गला को देखेगा, हाँ, भीतरी हिस्सा को देखता है, शरीर के भीतरी हिस्सा को बड़ा दिखाई देता है, ठीक है, इसलिए तो पूछेगा, एगो यहाँ से भी बोल सकते हैं कि अवतल दर्पण का उपयोग रोगियों के कान नाक दांत गला इत्यादि शरीर के भीतरी अंगों को देखने के लिए डॉक्टरों द्वारा किया जाता है, ठीक है। तो एगो ई हो जाएगा कि अवतल अवतल दर्पण दर्पण का उपयोग ई वीडियो को आप ध्यान से देख लिए तो आपका 3 से 4 मार्क्स आपका कंप्लीट हो जाएगा इस वीडियो में, ठीक है, 3 से 4 मार्क्स आपका कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से 1 नंबरिया भी पूछता है और 2 नंबरिया में भी पूछा जाता है, इस टॉपिक को बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। यहाँ से ऑब्जेक्टिव भी पूछ देता है कि सर्च लाइट में किस दर्पण का उपयोग करते हैं, हजामती दर्पण में किस दर्पण का उपयोग करते हैं, हेड लाइट में किस दर्पण को लगाते हैं, ठीक है, ये सब कुछ क्वेश्चन पूछने वाला है, बहुत पॉपुलर है। तो बोलेंगे अवतल दर्पण का उपयोग, हाँ, रोगियों 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 बोले तो मरीज, ठीक है, रोगियों के कान नाक गला, कान नाक गला 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 दांत दांत इत्यादि, कान नाक गला इत्यादि
शरीर के अंगों भीतरी अंगों को देखने के लिए डॉक्टरों द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? डॉक्टरों द्वारा किया जाता है। तो ये बात आप समझ गए कि डॉक्टर करता है इसका उपयोग, ठीक है। कान, नाक, गला इस सबको देखने के लिए कौन करता है? तो डॉक्टर करता है, ठीक है। हाँ, अब इतना बात आप समझ गए। इसका उपयोग सोलर कुकर में भी किया जाता है। पूछे कोई कि अवतल दर्पण में तो सोलर कुकर जो होता है, सोलर कुकर जिसपे कोई चीज को उसमें रखे कुकर में, तो सनलाइट के प्रकाश को वो एकत्रित कर लेता है, एब्जॉर्ब करता है, वो सूर्य ऊर्जा को उसमें ऊर्जा के रूप में एकत्रित कर लेता है, जिसके कारण उसमें दाल या कोई चीज रखे तो थोड़ा देर के बाद वो सूरज के प्रकाश से क्या हो जाएगा? बन जाएगा। तो सोलर कुकर में पूछेगा किस दर्पण का उपयोग करते हैं? तो सोलर कुकर में अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। सोलर कुकर में किस दर्पण का उपयोग करते हैं? अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं सोलर कुकर में, ठीक है। सोलर कुकर में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो इतना आप 5 गो पॉइंट समझ गए। 5 गो पॉइंट आप समझ गए कि किस दर्पण का उपयोग, अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। हाँ, टर्च जो है, टर्च में भी किसका उपयोग करते हैं? टर्च जो होता है, टर्च आप इस तरह से देखे हैं? इस तरह से टर्च तो जरूर देखे हैं, सब कोई देखे हैं टर्च। टर्च इस तरह से होता है, ये वाला। तो टर्च के यहाँ वाला भाग जो होता है ना, ये इसमें एक कवर ये अंदर इसमें लगा रहता है अवतल दर्पण, और यहाँ पे होल करके एक लगा रहता है बॉल। ये बॉल जलता है, और प्रकाश को एकत्रित करके एक जगह भेजता है, जिसके कारण आप यहाँ टर्च जहाँ जलाइएगा वहाँ जाएगा। तो ये है एक टर्च का भाग। तो टर्च में भी कौन दर्पण लगा रहता है? अवतल दर्पण, ठीक है। टर्च का परावर्तक सतह कौन दर्पण होता है? अवतल दर्पण, ठीक है। टर्च हेडलाइट में भी अवतल दर्पण। तो इतना बात। हाँ, या इसके अलावा अन्य किसी भी वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनाने के लिए अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। चलिए अब आते हैं उत्तल दर्पण का उपयोग। उत्तल दर्पण का उपयोग, कि उत्तल दर्पण का उपयोग क्या है, ठीक है। उत्तल दर्पण का उपयोग क्या है और उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। तो आइए अभी आप नोट कर लीजिए, ठीक है। इसको स्क्रीनशॉट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हर हाल में कंप्लीट कर लेना है। यहाँ से 1 नंबरिया नहीं पूछेगा तो 2 नंबरिया फिक्स है कि पूछेगा, और 2 नंबरिया नहीं पूछेगा 1 नंबरिया कहूँ ही नहीं जा सकते, 1 नंबरिया तो ऐसे करेगा, ठीक है। तो आइए आगे बढ़ते हैं, अब उत्तल दर्पण का उपयोग देखते हैं। आइए अब हम लोग को देखना है उत्तल दर्पण का उपयोग, ठीक है। उत्तल दर्पण का उपयोग, कौन दर्पण? उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण का उपयोग, इसको हो जाएगा कॉन्वेक्स मिरर, यूज ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। तो आइए उत्तल दर्पण का उपयोग देखते हैं। उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है, आप बताइए। तो उत्तल दर्पण का जो उपयोग है कहाँ कहाँ किया सकते हैं? तो पहले तो आप पहला पॉइंट बोल सकते हैं कि उत्तल दर्पण का उपयोग बस, ट्रक, कार इत्यादि के साइड मिरर में किया जाता है, वाहनों के साइड मिरर में किया जाता है। किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो उत्तल दर्पण का, वाहनों के साइड मिरर जो पीछे रहता है, इसको हिंदी में पश्च दृश्य दर्पण बोलते हैं। पश्च मतलब होता है पीछा, पश्च दृश्य दर्पण के रूप में किसका उपयोग करते हैं? उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं, ठीक है। तो ये पहला पॉइंट हो जाएगा। उत्तल दर्पण का उपयोग वाहनों, हाँ वाहनों, उत्तल दर्पण का उपयोग वाहनों वाहनों के के साइड मिरर में किया जाता है। साइड मिरर मिरर में किया जाता है, ठीक है। साइड मिरर में किया जाता है। यहाँ पे एक क्वेश्चन भी 2 नंबर यहाँ से पूछता है कि उत्तल दर्पण का उपयोग वाहनों के साइड मिरर में क्यों किया जाता है। तो आप इसका आंसर बोल सकते हैं कि उत्तल दर्पण का उपयोग वाहनों के साइड मिरर में इसलिए किया जाता है क्योंकि उत्तल दर्पण किसी भी वस्तु का काल्पनिक, सीधा तथा छोटा प्रतिबिंब बनाता है, ठीक है। और इसका दृष्टि क्षेत्र विस्तृत होता है, जिसके कारण क्या होता है कि किसी वस्तु का छोटा प्रतिबिंब बनाता है, सीधा बनाता है, जिसके कारण पीछे से आती हुई वाहन को ड्राइवर आसानी से देख पाता है। इसीलिए उत्तल दर्पण का उपयोग वाहनों के साइड मिरर में किया जाता है, ठीक है। आप इसको और तरीका से भी बोल सकते हैं, कई तरीका से होता है, ठीक है। अभी नहीं कि हम सर जी से पढ़े
तो हमारे सर अलग पढ़ाए हैं, भैया अलग पढ़ा रहे हैं, सब बात एक ही होता है पर भाषा अलग अलग मतलब होता है, ठीक है एक ही बात होता है। तो ये हो गया। दूसरा बात है, दूसरा बात पूछेगा कि उत्तल दर्पण का उपयोग बताइए, तो दूसरा बोलेंगे कि उत्तल दर्पण का उपयोग स्ट्रीट लाइट में किया था। अभी गांव में सरकार के योजना से स्ट्रीट लाइट सोलर में सड़क के आड़ी आड़ी लग रहा है, इस तरह से लग रहा है, तो वो स्ट्रीट लाइट है। तो स्ट्रीट लाइट में किसका उपयोग किया जाता है? उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। क्यों? क्योंकि देखिए ई ऐसे होता है, ऐसे एक पोल लेकर हला दिया गया होगा और इसमें एक बत्ती इस तरह से निकल रहेगा पोल के किनारा किनारा, और इसमें एक लागा रहता है उत्तल दर्पण, बाहर से कवर बन रहता है, इधर अंदर से एक लागा रहता है कौन दर्पण? कौन दर्पण है? उत्तल दर्पण। और यहाँ से कनेक्शन देके यहाँ पे एक बवल लगा दिया जाता है, ठीक है। बवल से काहे उत्तल लगाते हैं? क्या अवतल प्रकाश को बिटोरता है और उत्तल प्रकाश को छीटता है। तो बिटोरन दर्पण कौन है? अवतल। छीटन दर्पण छीटे वाला तो उत्तल। प्रकाश को छीटेगा कौन? उत्तल दर्पण। और बिटरेगा कौन? अवतल दर्पण। तो ई प्रकाश इस पर जो आएगा, ये जलेगा तो प्रकाश उत्सर्जित करेगा, प्रकाश इस पर टकरा के छितरा जाएगा, पूरा फैल जाएगा। तो इधर से प्रकाश इधर 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 पूरा फैल जाएगा, तो दूर दूर तक अजोट जाएगा। इसीलिए उत्तल दर्पण का उपयोग स्ट्रीट लाइट में किया जाता है, ठीक है। कहाँ किया जाता है? स्ट्रीट लाइट में, ठीक है। हाँ, ऐसे स्ट्रीट लाइट आपके गांव में जरूर लगा होगा, आप उसको देखिए तो वहां से ज्यादा समझ में आ जाएगा कि वो हो प्रकाश भैया बताए थे ये स्ट्रीट लाइट में। हाँ, तो उत्तल दर्पण का उपयोग गली मोहल्ला इत्यादि में स्ट्रीट लाइट के रूप में किया जाता है। तो आप दूसरा बोल सकते हैं कि उत्तल दर्पण का उपयोग कोई पूछे तो उत्तल दर्पण का उपयोग क्या है, तो उत्तल दर्पण का उपयोग बोलेंगे कि उत्तल दर्पण का उपयोग गली में स्ट्रीट लाइट के रूप में किया जाता है। इसका उपयोग गली मुहल्ला में स्ट्रीट स्ट्रीट लाइट में किया जाता है। स्ट्रीट लाइट में किया जाता है। ये दूसरा पॉइंट हो गया कि उत्तल दर्पण का उपयोग स्ट्रीट लाइट में किया जाता है। तीसरा आप बोल सकते हैं क्या कि उत्तल दर्पण का उपयोग उत्तल दर्पण का उपयोग किसी भी वस्तु का काल्पनिक काल्पनिक सीधा तथा छोटा प्रतिबिंब बनाने के लिए किया जाता है। काल्पनिक सीधा तथा छोटा प्रतिबिंब बनाने के लिए किया जाता है। उत्तल दर्पण का उपयोग किसी वस्तु का काल्पनिक सीधा तथा छोटा प्रतिबिंब बनाने के लिए किया जाता है। तो आपको इतना पॉइंट समझ में आ रहा होगा कि उत्तल दर्पण का उपयोग क्या है। कोई पूछे तो बोलेंगे कि उत्तल दर्पण का उपयोग वाहनों के साइड मिरर में किया जाता है। उत्तल दर्पण का उपयोग गली मुहल्ला में स्ट्रीट लाइट के रूप में किया जाता है। उत्तल दर्पण का उपयोग हाँ किसी वस्तु का काल्पनिक सीधा और छोटा प्रतिबिंब बनाने के लिए किया जाता है। आप उत्तल दर्पण के बारे में अगर जानना चाह रहे हैं, अगर नहीं है दर्पण, तो आप एक चम्मच लीजिए, चम्मच। अब चम्मच में इधर से देखिए तो एक ओर से देखिएगा तो आपका बड़ा प्रतिबिंब बनेगा, और नया चम्मच होना चाहिए। इधर से देखिएगा तो उत्तल जैसे ही कार्य करेगा, तो मैं आपका छोटा लौकेगा। क्या लौकेगा? छोटा चेहरा लौकेगा। आप वहां से देख सकते हैं, ठीक है। तो आपको इतना तक आपको समझ में आ गया, इसको आप नोट कर लीजिए, ठीक है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। चीन परिपाटी हम लोग को पढ़ना है। क्या पढ़ना है? चीन परिपाटी, जो इस चैप्टर का सेकेंड लास्ट टॉपिक है, चीन परिपाटी। और इसके बाद एक दर्पण सूत्र बचेगा, तो नेक्स्ट पार्ट में ले आएंगे दर्पण सूत्र, और उस पर आधारित न्यूमेरिकल एक एक पार्ट में कर देंगे, ठीक है। और ये दर्पण सूत्र इसके बाद वाला पार्ट में अभी हम लोग को चीन परिपाटी पढ़ेंगे और क्लास को यहीं पे रुकाएंगे, ठीक है। इतना तक आपको समझ में आया। अब तक का सबसे इम्पोर्टेंट, जहाँ से कॉम्पिटेटिव एग्जाम, बोर्ड एग्जाम हर जगह क्वेश्चन पूछता है, वो है आपका चीन परिपाटी। चीन परिपाटी हर बच्चा को समझ में नहीं आता है, लेकिन आज के बाद आपको चीन परिपाटी में कभी प्रॉब्लम नहीं होगा। तो आइए चीन परिपाटी को देखते हैं कि चीन परिपाटी क्या होता है, ठीक है। आइए, तो इतना आप नोट कर लीजिए, दोनों को बिल्कुल समझ आना। आप बोलिएगा समतल दर्पण का उपयोग नहीं बता, तो आप समतल दर्पण का उपयोग जानते हैं, सुबह सुबह लेते हैं तो नहीं चेहरा देखते हैं। तो समतल दर्पण का उपयोग चेहरा देखने में किया जाता है। उसके बाद समतल दर्पण का उपयोग बहुमूर्ति जो होता है, बहुमूर्ति में किया जाता है। उसके अलावा हाँ, समतल दर्पण का उपयोग ऑप्टिकल फाइबर जो होता है उसमें भी होता है। उसमें ये आप समझ रहे हैं। आइए, समतल दर्पण का खास नहीं है, उस पर विशेष फोकस नहीं करना है यहाँ पे। अब समतल दर्पण का जो इमेज वाला बात है, तो अब हम लोग आते हैं चीन परिपाटी, जो अब तक का सबसे इम्पोर्टेंट और जबरदस्त झकास टॉपिक है। तो आइए इस झकास शानदार टॉपिक को हाँ
बढ़िया से समझते हैं। चलिए बिल्कुल वीडियो ध्यान से देखिए, ठीक है, और अपने सभी पार्टनर को बताइए, दोस्त को बताइए। 1 के जैसे होगा लाइव आएंगे, रोज आपको पढ़ाएंगे। आप कहिएगा भैया कहाँ आप 2 दिन की वीडियो नहीं डाले, तो 2 दिन के लिए आप लोगों से क्षमा चाहते हैं, ठीक है। 2 दिन कुछ प्रॉब्लम के कारण हम आपको वीडियो नहीं दे पाए, लेकिन अब वीडियो आपको रेगुलर कोशिश करेंगे कि दे, ठीक है। प्रॉब्लम आज जब वीडियो बनाने आते थे तब इस रूम में मेरा लाइट नहीं है, लाइट का प्रॉब्लम होता था। उसके अलावा गर्मी भी बहुत ज़्यादा है, फिर भी हम गर्मी से नहीं आती है, पसीना देखिएगा वीडियो में, पसीना गिर रहा है, फिर भी हम आपको पढ़ा रहे हैं। हम आपके लिए मेहनत करने के लिए तैयार हैं, आप मेरे लिए भी मेहनत करने के लिए तैयार रहिए। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक, सब्सक्राइब कीजिए और अपने सभी मित्रों को बताइए, ठीक है। सब्सक्राइबर जल्दी से जल्दी 1 के होगा, उसके बाद हम लाइव आके पढ़ाएंगे। 12th 11th सभी क्लास वाले इस वीडियो को ध्यान से देखें, ठीक है। आइए, तो अब हम लोग को पढ़ना है क्या, क्या पढ़ना है, समअथी चीन परिपाटी, बहुत खास टॉपिक। चीन परिपाटी नामे से है चीन, चीन का मतलब हाँ समझिए, साइन, चीन यहाँ लिखते हैं, चीन परिपाटी, चीन परिपाटी। चीन परिपाटी क्या होता है, तो देखिए, गोलीय दर्पण में विभिन्न दूरियों पर वस्तु को रखते थे, तो उसका विभिन्न प्रकार का वस्तु का प्रतिबिंब बन रहा था, कभी बड़ा, कभी छोटा, कभी वास्तविक तो कभी काल्पनिक। उसी को बताने के लिए एक चिन्ह दिया गया कि जब चिन्ह कैसा रहेगा, माइनस रहेगा तब फलना टाइप का प्रतिबिंब बनेगा, प्लस रहेगा तो चिल्ला टाइप का प्रतिबिंब बनेगा। तो फलना और चिल्ला टाइप के प्रतिबिंब को बताने के लिए जिसको हाँ लिया गया उसको चिन्ह परिपाटी, अब लिखिएगा नहीं। गोलीय दर्पण के सामने विभिन्न दूरियों पर रखी, विभिन्न दूरियों पर रखी, हाँ, वस्तुओं के प्रतिबिंब के प्रकृति को पता लगाने के लिए जिस परिपाटी को बनाया गया उसे चिन्ह परिपाटी कहते हैं। एक और नाम है, इसको इंग्लिश में साइन कन्वेंशन कहते हैं। क्या कहते हैं वो भाई, क्या कहते हैं, साइन कन्वेंशन, साइन कॉन्वेंशन, ठीक है, साइन कन्वेंशन बोलते हैं इसको इंग्लिश में। चिन्ह परिपाटी को इंग्लिश में साइन कन्वेंशन बोलते हैं, साइन कन्वेंशन, TION, साइन कन्वेंशन, ठीक है, हाँ, साइन कन्वेंशन। तो साइन कन्वेंशन, चिन्ह परिपाटी, इसको और नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, इसको और नाम से भी जाना जाता है, सब नाम को जानना जरूरी है, ठीक है। इसका दूसरा और नाम है क्या, आधुनिक चिन्ह परिपाटी, इसी को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, आधुनिक, आधुनिक चिन्ह परिपाटी, आधुनिक चिन्ह परिपाटी, आधुनिक चिन्ह परिपाटी, चिन्ह परिपाटी, इसी का नाम है। पूछेगा चिन्ह परिपाटी को और किस नाम से जानते हैं, तो आधुनिक चिन्ह परिपाटी, या एक और नाम है, कितना नाम है वो, एक और है, ठीक है, क्या नाम है, उसका नाम है क्या, निर्देशांक चिन्ह परिपाटी, इसी को बोलते हैं निर्देशांक चिन्ह परिपाटी, क्या बोलते हैं, निर्देशांक चिन्ह परिपाटी, ठीक है, इसको बोलते हैं निर्देशांक, निर्देशांक चिन्ह परिपाटी, निर्देशांक चिन्ह परिपाटी, निर्देशांक चिन्ह परिपाटी इसी को बोलते हैं, ठीक है। तो आइए इस चिन्ह परिपाटी को हम लोग समझते हैं, ठीक है। चिन्ह परिपाटी एक बार में आप समझ जाइएगा, ठीक है, चिन्ह परिपाटी आप एक बार में समझ सकते हैं, बशर्ते उससे पहले कुछ मंत्र हम आपको दे रहे हैं, जिस मंत्र को उच्चारण कीजिएगा उसके बाद चिन्ह परिपाटी हमेशा के लिए आपका हो जाए, ठीक है, आ रहा समझ में, हाँ। तो मंत्र भी आप पढ़ाते हैं साइंस में, हाँ, मंत्र कुछ जैसे उस मंत्र का पालन कीजिएगा तो चिन्ह परिपाटी आपको कोई हो जाएगा नहीं, मंत्र जहिया ले याद रहे, ठीक है। अब मंत्र भुला गए, चिन्ह परिपाटी आपको भूल जाए, आप इसको भूल जाएगा तो आपको याद रखेगा, ना ना ना, मतलब ही दुनिया है। आप किसी को याद रखिएगा तो वो आपको याद रखेगा, आप उसको भूल जाइए तो वो आपको भूल जाएगा। चिन्ह परिपाटी को याद रखना है तो उस मंत्र को याद रखना है, क्या कैसे याद रखना है, तो आइए समझते हैं। पहला पॉइंट, चिन्ह परिपाटी जो है, ई में ब्रह्मा अस्त्र बात, जिसको बार बार एग्जाम में आता है, बिल्कुल इग्नोर नहीं करना है, छोड़ना ही नहीं, ठीक है।
इसको नहीं जाने तो चिन्ह परिपाटी 3 मंत्र बताएंगे, 2 से 3 मंत्र। पहला मंत्र, मंत्र नंबर 1, ये है मंत्र नंबर 1। ठीक है भैया, मंत्र बता रहे हैं। हाँ, मंत्र नंबर 1 क्या है कि आधुनिक चिन्ह परिपाटी के अनुसार, आधुनिक चिन्ह परिपाटी के अनुसार गोलीय दर्पण में सभी दूरियां, आधुनिक चिन्ह परिपाटी के अनुसार, आधुनिक चिन्ह, आधुनिक चिन्ह परिपाटी, 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 ठीक है। हाँ, आधुनिक चिन्ह परिपाटी के अनुसार, अनुसार गोलीय दर्पण में, गोलीय दर्पण में सभी दूरियां, सभी दूरियां, आपको ध्यान से नहीं दिख रहा होगा तो सुन के लिखना है, लेकिन छोड़ना नहीं है कि आधुनिक चिन्ह परिपाटी के अनुसार गोलीय दर्पण में सभी दूरियां ध्रुव से मापी जाती है। कहाँ से? ध्रुव से मापी जाती है। ध्रुव मतलब पोल, पी लिख देते हैं, पोल, POLE होता है, ठीक है। हाँ, ध्रुव से मापी जाती है, मापी जाती है। ये पहला मंत्र याद हो गया। पहला मंत्र क्या है? पहला मंत्र, आधुनिक चिन्ह परिपाटी के अनुसार गोलीय दर्पण में सभी दूरियां, सभी दूरियां ध्रुव से मापी जाती है, ठीक है। कहाँ से मापी जाती है? ध्रुव से मापी जाती है। गोलीय दर्पण में सभी दूरियां ध्रुव से मापी जाती है। अब मंत्र नंबर दूसरा में आइए। पहला मंत्र समझ में आ गया तो दूसरा मंत्र सीखिए। दूसरा मंत्र क्या है? दूसरा मंत्र है कि आपतित किरण के दिशा में, अभी मंत्र का यूज सिखाएंगे, अभी आप केवल समझते रहिए, 2 मिनट याद कीजिए, फिर आइएगा समझाएंगे पूरा, ठीक है। क्या कि आपतित किरण के दिशा में, आपतित, आपतित किरण, किरण के दिशा में, दिशा में मापी गई दूरियां हमेशा धनात्मक होती है। दिशा में मापी गई दूरियां हमेशा, हमेशा, हमेशा कैसी होती है? धनात्मक है। धनात्मक समझते हैं? हम तो ना समझ रहे हैं, बोलिए तो एक बार। ओहो, धनात्मक मतलब प्लस, ठीक ठीक, धनात्मक होती है, होती है, समझ गए। आपतित किरण के दिशा में मापी गई दूरियां हमेशा धनात्मक होती है। हाँ, और है का? हाँ, एक और है, मंत्र नंबर 3, मंत्र नंबर 3, मंत्र नंबर 3 क्या है? मंत्र नंबर 3, ठीक है। हाँ, मंत्र नंबर 3 है कि आपतित किरण के विपरीत दिशा में, नहीं समझ में आ रहा है? ना आ रहा है का हो? हाँ, अब आ रहा होगा, तनी जुनून में आइए, जो जुनून में। वीडियो खाली सो के देखिएगा तो नहीं आएगा, बढ़िया से देखिए बैठ के। हाँ, आपतित किरण के विपरीत दिशा में, आपतित, आपतित किरण के विपरीत, विपरीत दिशा में, दिशा में मापी गई दूरियां, मापी गई दूरियां, मापी गई दूरियां हमेशा ऋणात्मक होती है। हमेशा कैसी होती है? ऋणात्मक। बस ये 3 गो मंत्र, काम खत्म। ऋणात्मक बोले तब माइनस होती है। चलिए, तीनों पॉइंट समझ गए तो काम बन गया, नहीं समझे तो काम बिगड़ गया चिन्ह परिपाटी का, ठीक है। हाँ, नहीं समझे तो वीडियो को पीछे तो नहीं ले जाइए, फिर से देखिए, आएगा, काहे नहीं है। ध्यान से पूरा देखिएगा तो निश्चित रूप से आएगा। मेहनत कर रहे हैं आपको समझाने के लिए तो आप जरूर ध्यान से देखिए, ना ऐसा बातें नहीं, ठीक है। हाँ, पूरा वीडियो रेगुलर देखिए और आपका मार्क्स इतना बढ़िया मंगवाएंगे आप सोचे नहीं होंगे, ठीक है। उतना झकास मार्क्स मंगवाएंगे, लेकिन वीडियो रेगुलर देखना होगा, भागना नहीं होगा, ठीक है। एक दिन देख के या 2 मिनट देख के वीडियो छोड़ देते हैं, पूरा वीडियो देखिए, तब मजा आएगा, तब नंबर आएगा, ठीक है। हाँ, क्या कि आप ऑफलाइन में नहीं है कि हम आपको जबरदस्ती पूछताछ के कर लेंगे,
ऑनलाइन में हैं, तो हम तो नहीं जान रहे हैं कि आप वीडियो मेरा देखते हैं कि नहीं। लेकिन कुछ बच्चा ना, बल्कि बहुत ऐसा बच्चा है जो मेरा वीडियो देख रहा है, लेकिन आप नहीं देख रहे हैं। तो कोशिश कीजिए कि देखिए, नहीं देखिएगा काम नहीं बनेगा, ठीक है। नहीं देखिएगा काम नहीं बनेगा। अगर अच्छा रिजल्ट लाना है तब तो पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि आप नहीं पढ़ रहे हैं। गाँव में बहुत ऐसा बच्चा है जो पढ़ रहा है, आप ही के घर के अगल बगल का पड़ोसी अड़ोसी पढ़ रहा है। आप नहीं पढ़िएगा, उसका ज्यादा नंबर आएगा, फिर आंटी आएगी घंटी बजाएगी, समझे। हाँ, आंटी आएगी कहेगी मेरा बउआ का ज्यादा नंबर आया, तुम्हारा बउआ फेल हो गया, कम नंबर आया। बार बार आपका घंटी बजेगा, तो घंटी नहीं बजवाना, क्या करना है, पढ़ना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीनों मंत्र समझ गए। पहला मंत्र क्या है? आधुनिक चीन परिपाटी के अनुसार गोलीय दर्पण में सभी दूरियां ध्रुव से मापी। ध्रुव क्या है भाई, आइए समझते हैं। हाँ, आपतित किरण के विपरीत दिशा में मापी गई दूरियां हमेशा ऋणात्मक होती है। पहले अभी आप एक बार रीड कीजिए, फिर आइए यूज हम करना सिखाएंगे। आप एक भैया याद कर रटवा रहे हैं, ना ना ना, बिल्कुल ना। पहले मंत्र जानिए फिर इसका यूज जानिए। ये आपको रटने की कोई आवश्यकता नहीं है, हम नहीं करें इसको, केवल देखो, दो चार मिनट देखो, सुनो मेरा बात, वीडियो में ही कंप्लीट, ठीक है। तो ये है, आपतित किरण के दिशा में मापी गई दूरियां हमेशा धनात्मक होती है, विपरीत दिशा में मापी गई दूरियां ऋणात्मक होती है। विपरीत दिशा समझते हैं, हाँ, हम हेने चल रहे हैं, आप भी हेने चलिएगा, सही हो गया दिशा में। लेकिन हम हेने चल रहे हैं, आप हेने जा रहे हैं, सही हो गया विपरीत दिशा। आया। चलिए, तो दिशा विपरीत दिशा समझ गए। अब इसमें आते हैं हम लोग कि अवतल अवतल दोनों दर्पण में देखना है। चिन्ह परिपाटी, ये चिन्ह परिपाटी मतलब क्या? अवतल दर्पण की फोकस दूरी, वस्तु दूरी, प्रतिबिंब दूरी, इस सब को हम लोग को क्या करना है कि देखना है कि कौन प्लस में होता है और कौन माइनस में होता है। बस इसी को तो चिन्ह परिपाटी बोलते हैं कि कौन प्लस होता है कौन माइनस होता है। तो आइए, ये बात हुआ। हाँ, अब इतना बात आप समझ गए। चलिए, तो आगे बढ़ते हैं, चिन्ह परिपाटी पे आते हैं। और चिन्ह परिपाटी बहुत खास टॉपिक है, इसीलिए हम इस पे इतना समय दे रहे हैं, नहीं तो हम फटाक से अगर इसको पढ़ा के निकल जाते आगे। हाँ, लेकिन चिन्ह परिपाटी को छोड़ना नहीं, छोड़ना है का हो, छोड़ना है ना 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 ना। बड़ा दिक्कत है, छोड़ दीजिएगा। नाइन्थ में भी है तो वीडियो देखिए, फिर आपको 6 महीना बाद 10th में जाना है। अब ये से रणनीति बना के पढ़ाई कीजिएगा, धुआं धुआं उड़ा दीजिएगा, ठीक है। लेकिन रणनीति नहीं है तो फिर दिक्कत है, ठीक है। रणनीति होना चाहिए। हम्म, आप महाभारत देखे हैं ना? हाँ, चलिए, तो रणनीति के बारे में विशेष जानते हैं। तो इतना बात हो गया। आइए अब हम लोग को अवतल आ उत्तल दर्पण में चिन्ह परिपाटी को देखते हैं। पहले हम लोग अवतल दर्पण में, उससे पहले आप थोड़ा थोड़ा पॉइंट जान लीजिए। ये पॉइंट कितना बता रहे हैं, हाँ, बस थोड़ा सा मैनेज कीजिए ना। देखिए, साइंस में पढ़ रहे हैं, मेहनत से भागिएगा कैसे हो, साइंस पढ़ रहे हैं, ठीक है। हाँ, ये हलवा पूरी जितना आप आसान समझते हैं, है, ध्यान से देखिएगा तब, है ना बना, ठीक है। हाँ, ऐसा बात है। देखिए, ये हुआ एक दर्पण, दर्पण 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 दर्पण, ये एक दर्पण है। क्या है? दर्पण। हाँ, आप सोच रहे भैया गाना गा रहे हैं, नहीं नहीं नहीं, हम आपको ऐसे ही बताएं, दर्पण दर्पण, ये दर्पण है। यहाँ पी हो गया, यहाँ हो गया सी हो गया, यहाँ बीच में कहीं एफ हो गया। लग रहा है, दिख रहा है कि नहीं हो? हाँ, दिख रहा होगा, नहीं दिखेगा तो कमेंट कीजिएगा, ठीक है। हाँ, लाइव में आएंगे तो पूरा देखेंगे कि कौन कौन जुड़ा है कौन कौन नहीं जुड़ा है। लाइव का इंतजार आपके अंदर होना चाहिए, कब लाइव भैया आए। हमको भी बहुत बेसब्री से इंतजार है कि हम आपको लाइव में पढ़ाएं, ठीक है। हाँ, चलिए, तो ये हो गया इतना तक। अब एक बात समझिए, यहाँ हम एक वस्तु को रख दिए, ये वस्तु है, ये क्या है? वस्तु है, ठीक है। हाँ, ये एक वस्तु है। तो वस्तु हम लोग को समझना है। अब वस्तु दूरी क्या होता है, दो तीन पॉइंट समझना है। पहले समझना है हम लोग को वस्तु दूरी, क्या समझना है मेरे भाई? वस्तु दूरी। अगला पॉइंट समझना है प्रतिबिंब दूरी।
प्रतिबिंब दूरी, ठीक है। और प्रतिबिंब दूरी, अगला समझना है फोकस दूरी, फोकस दूरी, इतना चीज को समझना है। वस्तु दूरी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। इसको इंग्लिश से बोलते हैं इमेज डिस्टेंस, इसको बोलते हैं फोकल डिस्टेंस, ठीक है। हाँ, या लेंथ, फोकल लेंथ। तो आइए, वस्तु दूरी को हम लोग डिनोट करते हैं यू से, छोटा यू से, इसको भी से, और इसको छोटा एफ से। आया समझ में? हाँ। तो वस्तु दूरी आखिर क्या होता है? तो वस्तु दूरी कुछ है नहीं, यही है ध्रुव। हमको पता है ना कि कभी भी दूरी मापेंगे, थोड़ा सा हम इस रुमाल को, थोड़ा सा इस रुमाल को टेढ़ा कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? टेढ़ा। आप एक रुमाल झाड़ रहे हैं का? नहीं, रुमाल को थोड़ा टेढ़ा कर लिए ताकि आपको ज्यादा समझा दे। यहाँ पे मेरे पास कुछ है नहीं, तो बस इसी रुमाल से हम आपको बताए हैं कि गांव में जगह जमीन पता है तो लोग कहाँ से धरता है जमीन अपन सही पता करने के लिए? ध्रुव। ध्रुव बोल रहे हैं सिवान, कि सिवान से नपवाएंगे मेरा जमीन पूरा परफेक्ट पता चलेगा। सेम उसी बात दर्पण में अगर आपको एग्जैक्ट डिस्टेंस मापना है, पूरा फिक्स दूरी बताना है, तो हम आपको अभी एक जड़ी मंत्र नंबर 1 बताएं, याद है कि गोलीय दर्पण में सभी दूरियां कहाँ से मापते हैं? ध्रुव से। तो सिक्का रखाएगा ध्रुव पर और इधर मापेंगे, सिक्का रखाएगा ध्रुव पर और इधर दूरी को हम क्या करेंगे? इधर मापेंगे, ठीक है। इधर हम मापेंगे, इधर मापेंगे, तो दिशा में माप रहे हैं कि विपरीत दिशा में? तो दिशा और एक होता है विपरीत दिशा, इधर दिशा और विपरीत दिशा। चलिए, यहाँ पे नहीं है कुछ, बस इसी से समझ जाना है। हम सोचे हैं कि यहाँ पे कोई चीज हमको मिला तो हम आपको और अच्छा से समझाते, बट यहाँ पे नहीं दिख रहा है। चलिए, कोई बात नहीं, इसी से समझ जाना है, ठीक है। हाँ, मजाक नहीं लेना है कि भैया ये क्या रखे हैं। ये रुमाल है, आपका रुमालवा छूट गया था जौन है, याद कीजिए। हाँ, हाँ, ज्यादातर ऑफलाइन वाला विद्यार्थी लोग का छूटा हुआ है, लेके रख दीजिए। ध्रुव हो गया तो ध्रुव से मापेंगे, तो ध्रुव से लेके है वस्तु तक मापे, सिक्का रखा या ध्रुव पर रख दिए और नाप रहे हैं, तो ध्रुव से लेके वस्तु तक के दूरी को वही मापे, इसी को कहेंगे वस्तु दूरी। क्या बोलेंगे? वस्तु दूरी। यहाँ से यहाँ तक जो दूरी है इसको वस्तु दूरी कहेंगे यू। आया समझ में? ध्रुव से लेके वस्तु तक के दूरी को वस्तु दूरी कहते हैं। पहले का पॉइंट समझ में आया? ध्रुव से लेके वस्तु तक के दूरी को वस्तु दूरी कहते हैं। मान लीजिए यहाँ इसका प्रतिबिंब बना, बन गया, तो प्रतिबिंब किसे कहते हैं? फिर बात उतनी से ले आना है। ध्रुव से लेके प्रतिबिंब तक के दूरी को यहाँ प्रतिबिंब है, प्रतिबिंब क्या है? प्रतिबिंब है, प्रतिबिंब नहीं, प्रतिबिंब। हाँ, प्रतिबिंब। तो ये है, तो प्रतिबिंब इसको बोलते हैं भी। ध्रुव से लेके प्रतिबिंब तक के दूरी को प्रतिबिंब दूरी कहते हैं। जो समझ गए? नहीं आया? सुन के लिखिए, नहीं आ रहा है तो। ध्रुव से लेके प्रतिबिंब तक के दूरी को प्रतिबिंब दूरी, इसे भी से सूचित किया जाता है, वस्तु दूरी। ध्रुव से लेके वस्तु तक के दूरी को वस्तु दूरी कहते हैं। अब समझिए फोकस दूरी क्या होता है। तो ध्रुव से लेके फोकस तक के दूरी को फोकस दूरी कहते हैं, इसे एफ से सूचित किया जाता है। क्या चीज सूचित करते हैं? एफ से। ये हो गया एफ, कैपिटल एफ, स्मॉल एफ, ये है फोकस दूरी, इसे छोटा एफ से सूचित करते हैं। ये तीनों चीज समझ गए तो चिन्ह परिपाटी समझने के लिए आप रेडी हैं? आप रेडी हैं? चलिए, आइए, रेडी हैं? चलिए, कमेंट में लिखिए कि हम रेडी हैं। आइए, आइए, अब चिन्ह परिपाटी पे आते हैं। चिन्ह परिपाटी पहले हम लोग समझेंगे किसमें मेरे भाई? अवतल में। थोड़ा बड़ा करके लिखते हैं, शायद आपको छोटा छोटा दिख रहा है। अवतल दर्पण में पहले किसमें समझेंगे? अवतल दर्पण में। बस 5 मिनट और समाप्त होने वाला है, ठीक है। बस अवतल दर्पण में यानी देखेंगे किसमें? उत्तल दर्पण में। किधर देखेंगे? उत्तल दर्पण में। उत्तल दर्पण में, अवतल और उत्तल दोनों दर्पण में। आप कहिएगा भैया दोनों दर्पण बनाइए, हाँ बनाते हैं। आइए, यहाँ बनाएंगे अवतल दर्पण, थोड़ा अच्छा से बनाते हैं ताकि आपको अच्छा से आए। आपको हमसे भी बढ़िया फिगर बनाना है घरे, पूरा इंस्ट्रूमेंट बॉक्स रखे होंगे आप, हम हाथ से ही बना रहे हैं। आप चांद वगैरह, पेंसिल कटर, इस सब का यूज करके अच्छा से बनाना है। ये हो गया एक कौन दर्पण? अवतल दर्पण। ये हो गया इसका प्रधान अक्ष,
यहाँ हो गया ध्रुव, यहाँ हो गया वक्रता केंद्र, यहाँ हो गया फोकस। काम खत्म। ए में आइए उत्तल में, तो उत्तल में भी बनाते हैं। ये मेरा है एक कवन दर्पण, उत्तल दर्पण, कवन दर्पण मेरे भाई, उत्तल दर्पण। ये हो गया इसका प्रधान अक्ष, ये हो गया इसका प्रधान अक्ष। यहाँ पे हो गया ध्रुव, यहाँ पे भी कहीं पे वक्रता केंद्र, यहाँ पे होगा फोकस। डॉट डॉट से भी दिखा सकते हैं, कोई दिक्कत ना है। चलिए, तो अब इतना तक समझ गए। इसमें एक प्रकाश की किरण को आपतित किरण है। अब आप पहले समझिए कि कहाँ कहाँ भैया क्या है, आप कुछ बताए नहीं, धरले धरले बना रहे हैं, तो समझिए ना, देखिए ध्यान से। यहाँ एक वस्तु को रख दिए, रख दिए, हाँ रख दिए। ये है एक का वस्तु, यहाँ इसका मान लीजिए कि एक क्या बन गया, प्रतिबिंब। क्या बना, प्रतिबिंब। ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक फोकस। तो आइए अब समझते हैं वस्तु दूरी। हाँ, यहाँ से एक प्रकाश की किरण को आपतित करा रहे हैं, यहाँ से एक प्रकाश की किरण को इधर भेज रहे हैं, वस्तु से दर्पण पे आया, ये एक प्रकाश की किरण आया यहाँ से। ठीक है, यहाँ पे भी हम एक वस्तु को, इधर वस्तु को कहाँ रखिएगा, इधर के इधर, इधर इधर से नीचे ना देखेंगे, इधर रंगल है, इधर रखेंगे, रख दिए। चलिए, अब एक प्रकाश की किरण कोई क्या है मेरे भाई, हेलो, वस्तु है, इसे एक प्रकाश की किरण को इस पे भेजेंगे, भेज दिए। दिख रहा है कि नहीं, दिख रहा है ना, हाँ। मैंने देखिए ध्यान से, ये एक प्रकाश की किरण को इस पे भेजे। अब इतना तक समझ गए, इसका मान लीजिए, हाँ माने ना क्या है इसमें, इधर प्रतिबिंब बनता है, तो इधर इसका प्रतिबिंब बन गया, यहाँ डॉट डॉट से बनेगा। ठीक है, क्या चीज से बनेगा, डॉट डॉट से बनेगा, तो बना दिए। हाँ, आइए अब क्या करना है, ये है प्रतिबिंब, आई इमेज लिखिए, समझिए, अब आएगा ना तो ऊपरे से जाएगा। देखिए, ध्यान दीजिएगा, तो ये है। अब एक बात समझिए, आपतित किरण इधर से आ रही है, देखिए तीर दे रहा है, आपतित किरण इधर से आ रही है, ये आपतित किरण का दिशा। इसमें भी देखिए आपतित किरण इधर से आ रही है। हम आपको क्या बोले हैं, टू, जड़ी बूटी नंबर 2, मंत्र, सॉरी मंत्र नंबर 2, कि आपतित किरण के दिशा में मापी गई दूरी धनात्मक होती है। मतलब क्या, अगर आपतित किरण इधर जा रही है, हम ध्रुव से दूरी इधरे मापे, तो होगा प्लस, धनात्मक होगा। लेकिन आपतित किरण हेने जा रही है, हम हेने जा रहे हैं, नहीं समझे, आपतित किरण हेने जा रही है, आप हेने जा रहे हैं, आपतित किरण हेने, आप हेने, ऋणात्मक। तो ये बात समझिए, आपतित किरण हेने जा रही है, आप भी ए नहीं जा रहे हैं, तो धनात्मक। यह बात है, आइए इसको समझते हैं, क्या करते हैं, समझते हैं। ये आपतित किरण है, तो आपतित किरण के दिशा में मापी गई दूरियां धनात्मक होती है। तो हम लोग को पहले यहाँ पे क्या समझना है, वस्तु दूरी मतलब u के बारे में समझना है, फिर प्रतिबिंब समझना है, प्रतिबिंब दूरी समझना है, वस्तु दूरी, वस्तु दूरी के बारे में समझना है, फिर प्रतिबिंब दूरी के बारे में समझना है कि प्रतिबिंब दूरी, ठीक है, हाँ प्रतिबिंब दूरी के बारे में समझना है, फिर फोकस दूरी के बारे में समझना है कि फोकस दूरी क्या होता है। ठीक है, फोकस दूरी प्लस में होता है कि माइनस में होता है। इसमें भी हम लोग को वस्तु दूरी के बारे में समझना है, वस्तु दूरी, वस्तु दूरी के बारे में समझना है, उसके बाद प्रतिबिंब दूरी के बारे में समझना है, प्रतिबिंब दूरी के बारे में समझना है, उसके बाद फोकस दूरी के बारे में समझना है, फोकस दूरी के बारे में समझना है, फोकस दूरी। तो आइए फोकस दूरी, इस सब में हम लोग को देखना है कि कौन प्लस में है और कौन माइनस में है और कौन प्लस माइनस दोनों में। आइए 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 आइए, देखिए देखिए, हाँ देख रहे हैं, हाँ चलिए, तो आइए आपतित किरण है, इधरे अगर चले तो दूरी लेंगे धनात्मक, क्या लेंगे, धनात्मक। तो आइए वस्तु दूरी पहले मापते हैं दोनों में, वस्तु दूरी, रुमाल थोड़ा सा सीधा कर लेते हैं, रुमाल है,
चलिए सीधा कर लिए। अब यहाँ सिक्कड़ को रखना है, रखे ध्रुव पे, पी पर रखते हैं, रख दिए और मापना स्टार्ट कर रहे हैं। तो वस्तु हेने हेते नहीं मापेंगे, हेने मापेंगे। तो आपतित किरण हेने जा रही है, हम दूरी हेने माप रहे हैं, तो दिशा की विपरीत दिशा, विपरीत दिशा। आपतित किरण हेने जा रहा है, हम सिक्कड़ तक की दूरी हेने माप रहे हैं, ऋणात्मक विपरीत दिशा मतलब ऋणात्मक। तो वस्तु दूरी जो है यहाँ से लेके यहाँ तक, वस्तु दूरी जो है वो हमेशा ऋणात्मक होता है। इसमें भी देखिए तो ऋणात्मक हुआ, इसमें भी देखिए, देखिए 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 ध्यान से देखिए, देखिए इधर शिखर रखेंगे और किरण इधर जा रही है, देखिए इधर तीर, हम दूरी धके इधर वस्तु है तो इधर माप रहे हैं, इधर माप रहे हैं, हम इधर चल रहे हैं और वस्तु किरण इधर जा रही है, तो क्या होगा ऋणात्मक। तो वस्तु दूरी इसमें भी होगा क्या चीज में, ऋणात्मक। मतलब क्या सीखे, क्या सीखे, क्या सीखे, क्या सीखे बताइए। सीखे यही कि वस्तु दूरी जो है वो हमेशा ऋणात्मक होता है। कोनो दर्पण वस्तु दूरी हमेशा ऋणात्मक होता है, यू हमेशा माइनस में होता है, समझ गए। यू जो है वो हमेशा माइनस में, ये इसमें भी अवतल में भी अवतल में भी। अब ये प्रतिबिंब दूरी, तो अवतल में एगो इतना ही प्रतिबिंब नहीं बनता है, जब यहाँ वस्तु को रखिएगा तो एगो एने प्रतिबिंब बनता है, आइए एगो एना बनता है, बनेगा ना, हाँ बनेगा। तो आइए तो प्रतिबिंब पहले तो इधर मापेंगे, इधर सिक्का रखेंगे, इधर मापेंगे, प्रतिबिंब इधर है तो इधर किरण जा रही है, हम इधर माप रहे हैं, तो प्रतिबिंब दूरी जो है इधर के लिए क्या हो जाएगा प्लस, लेकिन इधर भी तो मापेंगे, इधर भी तो प्रतिबिंब बनता है, तो इधर के लिए प्लस हो जाएगा। मतलब यहाँ पे अवतल में प्रतिबिंब दूरी प्लस माइनस दोनों में होगा, प्लस माइनस दोनों में होगा, क्योंकि इधर जब चलिएगा तो माइनस, एक प्रतिबिंब इधर भी बनेगा ना तो प्लस, ठीक है। तो इमें जब ध्रुव फोकस के बीच रहेगा तो उसमें प्लस होगा। प्लस क्या चीज को बताएगा कि दर्पण के पीछे बना, पीछे बना मतलब कैसा बना, काल्पनिक बना। तो यू का बोलेगा भी का प्लस मान रहेगा, तो कहेंगे कि प्रतिबिंब कैसन है, प्रतिबिंब, हाँ यहाँ इधर चले तो माइनस, इधर चलेंगे तो प्लस, तो जब प्लस रहेगा तो काल्पनिक, माइनस रहेगा तो वास्तविक आए। अब इसमें भी, हाँ इसमें एक भी देखते हैं, इधर जो है भी हमेशा इधर होगा, इसमें इसमें भी इधर होगा, मतलब क्या चीज में होगा भी एम प्लस में, माइनस में नहीं हो सकता है, क्योंकि इधर प्रतिबिंब नहीं बनता है, दर्पण को उधरे बनता है। अर्थात आपतित किरण इधर जा रहा है, आप प्रतिबिंब भी इधरे बनेगा, तो इधरे माप रहे हैं, दिशा में माप रहे हैं, तो प्लस में होगा। अब आइए नेक्स्ट फोकस दूरी के बारे में सोचते हैं। फोकस दूरी क्या है, तो ये फोकस दूरी है यहाँ से लेके यहाँ तक को एफ बोलते हैं, ये ना है। अब बताइए एफ किधर ध्रुवीयता है, दूरी इन्हें मापेंगे, दूरी इन्हें मापेंगे, किरण ने जा रही है, आपतित किरण के विपरीत दिशा माप रहे हैं, आपतित किरण के विपरीत दिशा में होगा माइनस। यहाँ से क्वेश्चन आता है, अवतल दर्पण की फोकस होती है ऋणात्मक, ऐसी होती है ऋणात्मक, उत्तल का ये देखिए, इधर से इधर यहाँ होगा, इधर फोकस होगा, होगा। तब किरण, आपतित किरण इधर जा रही है, दूरी भी हम इधर माप रहे हैं, तो क्या चीज में दिशा में माप रहे हैं, तो प्लस, इसका होगा प्लस। मतलब क्या समझे, हाँ आर भी में पूछता तो प्लस, इसमें आर पूछता तो माइनस, आर बोले तो वक्रता त्रिज्या, आर मतलब क्या वक्रता त्रिज्या। तो बताइए ये था आपका चिन्ह परिपाटी, क्या समझ में आया कि नहीं, आ गया होगा। पूछेगा कि आधुनिक चिन्ह परिपाटी के अनुसार अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है तो हमेशा ऋणात्मक, उत्तल दर्पण का फोकस दूरी तो धनात्मक। आप कैसे अब याद रखिएगा, वस्तु दूरी हमेशा माइनस होता है, देखिए यो में है, यो में है, वस्तु दूरी हमेशा क्या होता है ऋणात्मक होता है, और फोकस तो अवतल का प्लस माइनस होता है, उत्तल का प्लस होता है, प्रतिबिंब अवतल का प्लस माइनस दोनों, और इसका प्लस। तो उत्तल में ज्यादातर कोई भी चीज पूछे तो क्या बोलेंगे प्लस प्लस, देखिए प्लस प्लस है, केवल वस्तु दूरी के छोड़ के। आया समझ में, कौन हमेशा ऋणात्मक होता है, तो वस्तु दूरी हमेशा ऋणात्मक होता है। एक दो बात और समझ जाइए, भाई प्रधान अक्ष है, तो प्रधान अक्ष के ऊपर मापी गई दूरिया प्लस में होती है, क्या चीज होती है, एच डैश बटा एच, तो ये क्या होता है, हाँ एच बटा एच डैश, तो ये हमेशा प्लस में होता है। तो इहो बात को याद करके आप लिख लीजिएगा, ये पहले नोट कर लेना है, जगह हमने बनाया है उस तरह से लिख लेना है, हाई दो पॉइंट लिख लेना है कि प्रधान अक्ष के ऊपर, प्रधान अक्ष के ऊपर मापी गई दूरिया, दूरिया हमेशा धनात्मक होती है, हमेशा कैसे होती है, धनात्मक होती है, ठीक है। और दूसरा पूछेगा नीचे, प्रधान अक्ष के नीचे, अक्ष के नीचे
मापी गई दूरियां कैसी होती है? ऋणात्मक होती है। ऋणात्मक होती है। बताइए समझ में सब पॉइंट आया कि नहीं? चिन्ह परिपाटी आपका यहीं पे क्या होता है? समाप्त होता है। ठीक है। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग दर्पण सूत्र और आवर्धन, छोटा सा टॉपिक है दर्पण सूत्र और आवर्धन, और उस पर आधारित सभी प्रश्न, न्यूमेरिकल प्रश्न को देखने वाले हैं। आपका ई चैप्टर क्या हो गया? समाप्त हुआ। बस एक पार्ट न्यूमेरिकल का बच गया। ठीक है। वो नेक्स्ट पार्ट में हम लोग उसको भी निपटा देंगे। और बताइए आज का क्लास आपको कैसा लगा? अभी तक आप जितना चीज पढ़े सबको मेमोराइज करना है, क्योंकि सेकेंड चैप्टर में इस सब का यूज है। ठीक है। तो आज का क्लास इतना ही, इसको आप नोट कर लीजिए, अच्छा से कंप्लीट कर लीजिए। बताइए ये वीडियो आपको कैसा लगा? कमेंट जरूर करना है, कमेंट जरूर करना है कि वीडियो आपको कैसा लगा। और अपने सभी मित्र दोस्त सभी को शेयर करना है, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक सब्सक्राइब कोशिश करना है कि इस वीडियो पे हमको मिले। ठीक है। धन्यवाद।